मैं जो बातचीत करूंगा वो मिली जुली होगी, कुछ हिंदी में एंड समटाइम्स आई विल स्पीक इन इंग्लिश. It's a privilege for me that I have been invited by such respected universities and colleges of Gujarat to be a speaker for their in front of their faculty and the students. It's an honor for me. Thank you very much. I thank you all for inviting me and giving this opportunity to share my views and experience. This time I'll be mainly speaking in Hindi. I'm sure in our audience we have quite a few friends who would prefer to listen to this in English. So maybe in future, if any other members of JKSC or other audience are interested, I will be always available very respectfully. So please don't hesitate contacting me. मैं सबसे पहले धन्यवाद कर रहा हूँ सभी हमारे जो होस्ट हैं, जो 5 यूनिवर्सिटीज़ हैं और 4 यूनिवर्सिटीज़ हैं और कॉलेजेस हैं 5, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद. मैं जो प्रेजेंटेशन अपनी करूँगा वो कुछ विजुअल्स के साथ करूँगा, क्योंकि अपनी बात को सिर्फ शब्दों में कहने से तो ठीक है, बात होती है, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है, कई ऐसे विषय होते हैं जहां हमारे जो दर्शक हैं, श्रोता हैं, वो अगर उनको उसका थोड़ा विजुअल प्रेजेंटेशन भी वो मिले तो ये जो डायलॉग मेरा और आपके बीच हो रहा है वो बहुत आसान हो जाता है. मैं क्या कहना चाह रहा हूँ वो आप तक पहुंचेगा और आप जो उसको समझने के बाद जो शंकाएं और सवाल उठेंगे वो आप मुझसे पूछ सकते हैं. मुझे अभी कहा गया है लगभग 30 मिनट और 45 मिनट के बीच बोलने के लिए. उसके बाद हमारे पास समय होगा 15-20 मिनट, बाकी बचा हुआ समय क्वेश्चन आंसर्स का होगा. आप जो भी सवाल पूछना चाहें आप तैयार रखें. मैं अपनी जो मेरे ज्ञान की सीमा है, अनुभव की सीमा है, वो उसमें रहते हुए जो मैं अच्छा जवाब दे सकूंगा मैं जरूर दूंगा. So our subject is colonization of Tibet by China and implications for India. This is a very relevant issue today for the very simple reason that China has started a new chain of aggression against India, and that too at a very delicate time when the whole world and especially India are gripped under a very serious problem, again created by China itself, the COVID, or I call it Wuhan Chinese virus. So on one side, China invades the whole world with a very deadly virus. And when the whole world is busy in handling this crisis to save lives of their citizens and their economy, China has started aggression. So that shows the nature of China. Coming to the very first thing, जो सबसे पहला मुद्दा है कि तिब्बत पर हम बात कर रहे हैं, चाइना पर बात कर रहे हैं, तो एक बार, हालांकि मैं क्षमा चाहूंगा आप मैं जो बातें कहूंगा उनमें से बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो आप में से ज्यादातर लोग जानते होंगे, इसलिए क्षमा कीजिएगा, लेकिन पूरी बात को रखने के लिए ऐसी कई बातें होती हैं जो दोहरानी भी पड़ती हैं एक सही पर्सपेक्टिव बनाने के लिए, जिससे कि जो मैं बात अपनी कह रहा हूं उसको लॉजिकली कह सकूं और एक माला की तरह उसको पिरोकर आपके सामने रख सकूं, जिससे कि आपको उस विषय समझने में भी थोड़ी आसानी हो. एक बड़ी बेसिक बात है, तिब्बत है कहाँ? तो तिब्बत इज इन नॉर्थ ऑफ इंडिया. ये जो चाइना जो हम नक्शे में देख रहे हैं, ये पूरा जो उत्तरी हिमालयवर्ती हमारी सीमा है उसके पार 4000 किलोमीटर की पूरी लंबाई में लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक उधर तिब्बत है. तिब्बत पर चीन ने कब्जा किया, और वो चीन ने जो कब्जा किया है वो कैसे किया, इसकी कहानी जब तक हम नहीं समझेंगे, हम चीन की नेचर को भी नहीं समझ सकते, चीन का जो इस वक्त एग्रेशन है उसको भी नहीं समझ सकते, चाइना की जो फ्यूचर प्लान्स हैं उसको भी नहीं समझ सकते. द बेसिक फैक्ट इज दैट टुडे चाइना इज एन आर्टिफिशियल नेशन. If we go into history, till 1999, if you see the map of Asia, this is exactly the map of Asia. I apologize that this map is not made scientifically. It is purely a schematic,
and very close to the reality, but it is not official. So anybody who is watching this program should keep in mind that all these maps are not official. They are purely schematic, and they are only to present the case, the whole issue. So nobody should have any official objection about any map, because these are not official map. I wanted to make it very clear in the beginning so that there is no confusion either about JKSC or the organizers or me. Thank you. So in 1999, if you see what was China, so this was the red part was China. This is a country which was leaving behind the Great China Wall, whose length was 21,196 kilometer long. Imagine. Excuse me, sir. विजय क्रांति सर, आपका स्क्रीन शेयर करना रह गया है. Oh, sorry. करिए. Oh, हाँ, presentation नहीं आ रहा. Screen share, please. So I'll very quickly show the first these 3-4 slides. So our subject is colonization of Tibet by China and implications for India. This is location of Tibet in when you see the map of India on the northern side, beyond Himalayas, it was Tibet on the plateau. It's Tibet started from one end of Ladakh to the other end of India, that is Arunachal Pradesh. And today, when we want to understand China, while dealing with China, understanding China, to meet the aggression of China, we must understand what China is. And for that, we should first understand how imperialistic, expansionist the Chinese mind is. So if you go to the history, and you will see in till 1919, this is exactly the position of Asia as we saw, especially this part of Asia. Red part you see was China. And this was a country of people who were always, the Hans, they were a worried people, who were always worried and afraid of other races, the Mongols, the Tibetans, the Huis, and the Manchus. And to such an extent that Hans, in their mind, in their culture, in their vocabulary, for them, the only civilized people are Han people. For every other race in the world, they use word barbarian. And they use, why they did it? Because Hans were always at the mercy of their neighbors. Sometimes they were ruthlessly captured by the Manchus, the Mongols, and even Tibetans ruled China for quite some time. So they were so afraid that they created a wall around China that its length was 21,196 kilometers. Imagine a country so afraid of others that it raises a wall around it. ये वही चाइना है आज जो इतना एग्रेसिव हो रहा है, और इस चाइना ने कैसे आज का रूप लिया, आइए देखते हैं। 1919 तक ये था चीन। 1919 में उसने मंगोलिया का जो हिस्सा है एक, उस पर कब्जा किया। क्षमा कीजिए, इस नक्शे में थोड़ी सी मंगोलिया का शेप ठीक होने का है, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। तो 1919 में उन्होंने मंगोलिया पर कब्जा किया और इतना बड़ा चीन हो गया। 1935 में मंचूरिया पर कब्जा किया। अब इमेजिन करिए, मंचूरिया की टोटल पॉपुलेशन 1 मिलियन, 10 लाख थी, और उन लोगों को अपने रेलगाड़ी बनानी थी हिस्ट्री में एक पीरियड में, तो उन्होंने बुलाया था हांस को, क्योंकि उनके मंचूरिया के पास लोग नहीं थे, और ये लोग वहां गए मजदूरों की तरह, और धीरे धीरे वहां कुत्ते बिल्ली की तरह इतने बच्चे पैदा किए कि उन्होंने मंचूरिया को डोमिनेट कर लिया। 1946 में ईस्ट तुर्किस्तान पर चीन ने कब्जा किया। जब माओ की अभी रेवोल्यूशन, सो कॉल्ड रेवोल्यूशन चल रही थी, तो उस दौर में उसने जिन जिन एरिया में वो उसके जो क्रांतिकारी रेड गार्ड चाहते थे वहां कब्जा करते थे, 1946 में उन्होंने वहां कब्जा किया, और 1949 में जाकर माओ ने चीन पर पूरा कब्जा किया। अब इमेजिन करिए, यहाँ एक थोड़ा विषय से बाहर जा रहा हूँ लेकिन बहुत जरूरी है आपके लिए जानने को, कि चाइनीज जब कहते हैं कि लेट अस डिस्कस, वी हैव ए प्रॉब्लम, लेट अस डिस्कस, फाइंड ए सॉल्यूशन जॉइंटली, हाउ दे डू इट? So what they did in East Turkestan,
after 1946 occupying, and then Mao came into power in 1949, he invited the leaders of because the Uyghurs of East Turkestan are not Tibetans or normal Tibetans. You know, they express themselves in more than one language, not only the language of peace and friendship. If a situation demands, they know the language of power also. So they were very resisting Chinese occupation of East Turkestan. So Mao invited their leaders, and very with sweet talk, he made them agree to come to Beijing. He sent a aeroplane for those leaders. All big leaders of, imagine all big leaders going in one aeroplane, and that aeroplane has not yet arrived because it was blasted by a bomb on the way. So entire leadership of East Turkestan was wiped by Mao on the pretext of having a sweet, friendly, brotherly dialogue. So when China invites you for a dialogue, we should remember the nature of Chinese, the nature of Hans. So it was in 1951 that Mao Zedong, his PLA, occupied Tibet. So this is today's China as we see it, which, in my opinion, is an artificial, a sinful nation. So, if you look at these countries which China occupied, and we go to how the significance of Tibet, Uyghuristan, or East Turkestan, or Xinjiang, and South Mongolia, which they call Inner Mongolia, and Manchuria, you will be surprised to see that these occupied countries occupy more than 6 million square kilometers of land, which comes to 64% of today's People's Republic of China. 64% is occupied. And the population of these occupied countries, unfortunately, is a little more than 29 million. You know, in a country of more than 100, 140 crore, which means how many millions? 1400 crores, 1400 million. Only 29 plus million are people from these regions, and their total population in present day People's Republic of China is only 2.1%. And very interesting, China today claims to be a friendly collection of 56 nationalities, they call, and they call them 56 sisters. So the truth is that Hans today, their population is more than 82%, and rest all 55 sisters have been reduced to less than 8%. So this is where Tibet stands today vis-a-vis India. And Tibet, before China occupied in 1951, it was a sovereign country. You know, it had its own national flag, it had its own national currency, and it had its own postal system, which was acceptable to all countries around. At that time, Tibet was made up of 3 provinces, Uzang, Amdo, and Kham. But when China occupied it, the very first thing they did was they reorganize it. The main part of Uzang was announced to be the real Tibet. They call it Tibet Autonomous Region. And the rest of it, the Kham and Amdo was the birthplace of present Dalai Lama. So those 2 provinces were broken into small pieces, and they were spread around the adjoining Chinese provinces of Yunnan. There is one mic on. Can you please switch off that mic? Some friend mic is on. So what China did, they broke up Kham and Amdo into small pieces, and those small pieces were distributed to the adjoining provinces of China, which is Yunnan, Sichuan, Qinghai, and Gansu. So today what China claims is Tibet Autonomous Region is Tibet. And since they have occupied it, they have done their best. The rest of the world, especially Indians, we have been sleeping
very badly about our border areas. लेकिन चाइना ने अपना तिब्बत पर कब्जा करने के बाद उसको डेवलपमेंट पूरा ध्यान दिया है। आज हम देखते हैं मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर जो उन्होंने पिछले 7 डेकेड्स में जो क्रिएट किया है, जो कुछ किया है, वो पूरा एक मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर है। एकदम छावनी बना दिया है पूरे तिब्बत को। रोड्स, रेलवेज, एयरपोर्ट्स वो बनाकर पूरे तिब्बत को अच्छे कंट्रोल में कर लिया है। जो टिबेटन रेजिस्टेंस लोगों ने वहाँ शुरू किया था उसको पूरी ताकत के साथ क्रश कर दिया। और इस ताकत का हाल ये था कि मेनी टाइम्स the Chinese army used aeroplanes to bomb monasteries and villages of Tibetans who were not ready to obey the PLA's occupation of Tibet. इसी दौर में उन्होंने रिलीजियस पॉलिटिकल कंट्रोल्स तिब्बत पर पूरी तरह जमा दिए हैं। इकोनॉमिक डेवलपमेंट वहाँ बहुत किया है, इसमें कोई शक नहीं। चाइना आज कहता है कि हमने बहुत पैसा खर्च किया तिब्बतियों के लिए, बट द ट्रूथ, आई हैव बीन देयर अराउंड, आई हैव ट्रेवल्ड मोर देन 5000 किलोमीटर on surface in China, in Chinese controlled Tibet. बहुत डेवलपमेंट हुआ है, लेकिन एंटायर पूरा डेवलपमेंट वहाँ का जो कोलोनियलिज्म को फोर्टिफाई करने के लिए हुआ है। हांस population transfer has been done in a very, very big way, to the extent that Tibetans today living in big cities like, for example, Lhasa, Shigatse, Lithang, Kaze, Tibetans have become a meaningless minority in their own major cities. And over and above, China has today controlled the whole system through digital surveillance, which leaves no space for ordinary Tibetan to speak up their mind. You go anywhere, any town, and you will find a huge military cantonment, a huge military base in that town who control everything. You will find a huge network of roads, airports, railways, radar stations, and now entire Tibet has been covered by optical fiber links, army bases, air force bases, missile bases. I have used some of their official maps to show how they have spread roads and all this infrastructure across Tibet. Here you see, the airports there. And this is a railway line of China in Tibet, railway network. Those lines in red, the black lines are already complete, right up to Shigatse, very near Indian border. And the red line, those lines are already fastly to reaching preparation. And the blue lines are the new ones which they are going to start very soon. And have a close look. See, the railway line from Lhasa has already come to Shigatse, and now they have plans to reach Nepal from two sides. Just imagine, Nepal will have railway line from Tibet, which comes from Beijing, and Nepal will be purely under direct physical reach and control of China. You will be surprised to see, if you see on the right side, Yadong, from Shigatse to Yadong, railway line is under preparation, under construction, and Yadong is no other place than what you call Doklam. So these are the designs from the way China is reaching out to Buli, Nepal, and Bhutan. This is an overall view of railway network that China has created. You see the black line, that is the biggest threat for Indian security. It starts from Hotan in Xinjiang, which is East Turkestan. It goes via Gilgit-Baltistan, Pakistan-occupied Jammu Kashmir, and then through Pakistan and reaches Gwadar in the Arab Sea. And from there, they have plans to take the railway line to Iran. So just imagine how India is being surrounded by Chinese infrastructure. And when we talk of railway lines, there are hundreds and hundreds of tunnels in these along this railway line. You don't know how many tunnels are being used as through additional
lines inside as storage for missiles or other equipment. Railway line, the railway, Chinese railway, which they have advertised to tell the world that they care for Tibetans and they have spent money for the poor Tibetans. This is how the demographic colonialism has started working, is working very seriously in Tibet. And this is one small town near, it's very near border between China and Tibet. So you will have a view, such views at so many places where just like, those, the children, I'm forgetting the name, Lego. The kind of Lego, in the Lego style, the new cities are coming up very fast all across Tibet to accommodate millions of Hans who are now, who have now been brought into Tibet to settle there permanently. So here wherever you find these new houses, all occupants are the Chinese, Han Chinese. And the ordinary local Tibetans, they find themselves as strangers in their own homeland. Here are two monks who have come from a nearby city or nearby town from a monastery to visit Lhasa, and just see their body language will tell you how they feel about it. Most of the jobs of Tibetans, the professions, jobs, etc., have been occupied by the Han migrants. This is a family in Karze, Nelam, which is very near Nepal border. You will find they have created Chinese colonies on border along India and Nepal. Whereas in India, unfortunately, most of our villages have been vacated by the locals because there is no road, there is no electricity, no schools, no development, no jobs, no business. So India has lost gradually its first line of defense along its Himalayan borders, whereas China has created artificially a fortress along 4,000 kilometers of its borders with India, Nepal and Bhutan. So this is, we must keep in mind to see who is responsible for the current situation we have landed ourselves in. It's not only Chinese, it's we too. The Chinese food prevails over Tibet now. And the food is basically very, very different. Language is different. वेशभूषा एक दूसरे, सब कुछ अलग है एक दूसरे से. चाइना तिब्बत का कुछ भी नहीं मिलता है. चीनी भाषा ने पूरी तरह कब्जा कर लिया है पूरे तिब्बत पर. यहाँ तक कि मंदिर का जो एंट्रेंस है ये वो भी चाइनी भाषा में है. जो तिब्बती लोग हैं उनके लिए क्या छूटा है, सारे अच्छे जॉब्स चाइनीज हान्स के पास हैं. झाड़ू लगाने का काम तिब्बतियों के पास बचा है. और जो सबसे डेंजरस चीज है सर्वेलेंस ऑफ टिबेटन्स. The surveillance machinery, China is using most modern equipment developed by American companies, Canadian companies, Swiss companies, Sweden companies, German companies to have all this artificial intelligence and equipment to keep a control, surveillance on the Tibetan people. And same thing they are doing in Xinjiang also, in Inner Mongolia also. Till some years, Tibetans were able to express their anger against occupation, or they were able to speak up at very high cost for the freedom of their country. But that is no more possible now since last at least 1 decade. This is how Chinese soldiers treat. Now in almost every Tibetan has been given a digital identity card. The moment he moves from his house, the central vigilance office on their screens, they know which Tibetan is where. Even if they plan to go and hold a demonstration somewhere, and they start moving even individually, the computers using artificial intelligence can easily point out how many people are moving in which direction and where they plan to reach.
And before these people reach there, the Chinese security agencies, their PSP, which is Gestapo, worse than Gestapo of Hitler, the way they treat Tibetans, they are already there. तो ये हालत है कि जो टेक्नोलॉजी वेस्ट ने डेवलप की थी उसका चाइना कैसे इस्तेमाल कर रहा है इन ह्यूमन कामों के लिए, ह्यूमन राइट्स के डिनाइल के लिए, कॉलोनियलिज्म को मजबूत करने के लिए। ये नोमैड्स हैं तिब्बत के, जो तिब्बत की पॉपुलेशन का बहुत बड़ा हिस्सा थे, जिनका काम था वो घुमंतू रहते थे कि सर्दियों में मैदानों में, गर्मियों में पहाड़ों में अपने याक के साथ, भैंसों गाय वगैरह के साथ, भेड़ बकरियों के साथ, और वो चलते फिरते थे। जितना रेजिस्टेंस मूवमेंट हुआ है उसमें नोमैड्स का भूमिका बहुत बड़ी रही है, क्योंकि वो लोग उनको रेडियो जो दुनिया में तिब्बत के बारे में बोलते हैं, रेडियो फ्री एशिया है, वॉइस ऑफ तिब्बत है, वॉइस ऑफ अमेरिका की टिबेटन सर्विस है, रेडियो फ्री यूरोप है, और दूसरे जो भी जिस पर उनको जानकारी दी जाती थी वो सारे रेडियो काम करते थे और शॉर्टवेव पर ये लोग नोमैड्स सबसे आराम से सुनते थे। चाइनीज पूरे रेडियो को कंट्रोल रखते थे शहरों में। चाइना यूज्ड टू स्पेंड मोर मनी ऑन जैमिंग international broadcast on Tibet than these countries were spending on the actual broadcasts. So now all nomads have been ordered to leave their vocation and live in proper colonies. They have created matchbox-like houses where thousands and thousands of families of nomads have been forced to sell their animals and live in these houses. What China is now trying to do is to have a permanent control over Tibet. China is now focusing on occupying the process of reincarnation of Dalai Lama. Because in Tibet, as you know, all know that Dalai Lama is the spiritual head and the political head of Tibet. So the current Dalai Lama, because he ran away from Tibet, from control of China. So China wants to install next Dalai Lama, and they are hoping that if they can install next Dalai Lama, then all their problems in Tibet will be controlled, because then people will follow, the local Tibetans will follow the Dalai Lama. And if he is a Sarkari Dalai Lama, it's very easy for China to control the Tibetan mind. But it has its own implications, because this is reincarnation issue is one which will require a full discussion like this. But I will not go into details of that. If China succeeds in installing a new Dalai Lama, we should not think that this is a cultural problem of Tibetans. No, this is one of the biggest security issues which is going to bother India permanently for ages and centuries. Because all along 4,000 kilometers, especially the Indian borders, are more than almost 3,500 kilometers long. The entire belt has very dominant presence of our Indian Buddhist population and their religious centers. But most of these monasteries and temples and teachers, gurus, they have their seniors inside Tibet. So once the Dalai Lama institution is occupied by China, then you will find that they will have a very bigger say in running these institutions and controlling mind of our people along Himalayan borders. And our today, if you talk to any Indian army officer, and they will tell you their best friend along Indian border against the Chinese is the Buddhist monasteries, the Ladakhis, people of Arunachal Pradesh, people in Himachal Pradesh, in Uttarakhand, the first defense of line. Imagine if China controls the Dalai Lama and institutions, we will have a very serious problem along these borders. During these last 7 decades, China has done everything to rob Tibet, but they have done the same thing with Mongolians. They are going very big way in stealing their minerals. They are doing it with the Uyghurs. They are among the most, they are the richest
people as far as natural resources are concerned. In Tibet, over last 70 years, the timber has been stolen at a massive way. Nobody can calculate. I traveled and I have so many pictures while driving along the road. These are the images you find. They have denuded mountains, hills of their timber. And a lot of this timber has been interestingly sold out by Chinese communist leaders to companies abroad. So all the money has gone to the pockets of these leaders. The artifacts, the religious valuable artifacts, all were stolen from Tibet, and the money has gone in. Most of the money has gone into the pockets of communist leaders. That is why you find billionaires among Chinese communist leaders. So this has resulted into the injury to the environment of Tibet. The silting of rivers has become very common, and a new, I call it water bomb of China. China has started taming rivers of Tibet to such a massive level that it has become a threat for India. Here you see on the Tsangpo River, the Brahmaputra, so many new dams are coming up. These glaciers are melting down, and the result is that you have a serious problem along in our Indian rivers, and we have floods which have become very common in India. If you remember 2005, what happened? There was an artificial lake created due to landslide inside Tibet, and water rose very heavy, and the moment it became a threat for the local population, the Chinese blasted it on the Indian side, and you had a wave of 80 feet high water gushing into India. Imagine 80 feet high water gushed into India, and it created havoc till 100 kilometers. Nathpa Jhakri project of India was practically washed away. This is how it happened. And they can use the same way these dams across Brahmaputra as water bombs against India anytime. They can use it against many other countries. You know, it's where India should join hands with, there are at least 10 countries who are suffering because of this water bomb approach of China. They are, of course, India itself, Myanmar, Bhutan, Bangladesh, Thailand, Cambodia, Vietnam, Laos, Nepal, and Pakistan. All these countries are at mercy of China. Just see, many kilometers away near Sundarnagar, this or Pando, a bus on very high on a road was just see what happened to it because of those 2005 Parichu floods created by China. By converting India-Tibet border into India-China border overnight has created a huge problem for India. The very first thing is China has started absurd claims across the entire border without realizing when they call certain area in Arunachal Pradesh belonging to China, or in Sikkim, or in Ladakh, they don't want the world to know that they are making this claim from already an occupied country. You have occupied Tibet, and now you are raising a claim that those areas beyond Tibet in India are part of China. I think the world should take notice of it. And today we are at a situation where you see, we'll have to see how we have landed ourselves into problem. India was just sleeping when China occupied Aksai Chin in very early years, and we didn't even know. They created roads, and we were not aware of it. The British were very smart because they were afraid of Nehruji for his socialist ideas. So they didn't want India to have a direct contiguity with USSR, Soviet Union. So they deliberately, although Jammu and Kashmir had joined Indian Union, still, and Gilgit-Baltistan were part of Jammu and Kashmir. Still, they handed over Gilgit-Baltistan to Pakistan.
and Pakistan occupied another part of Pakistan, this Jammu and Kashmir. So today, the result is India lost its contiguity with the Central Asia. Later, Pakistan gifted Shaksgam to China. So today, the result is that we have reached a situation where this entire, that sensitive part of border, we have to fight for our own existence. You are hearing about Galwan very frequently. So just see the location of Galwan on the map and you will be surprised and you will understand why China is so keen about occupying Galwan and why Indian soldiers gave their lives to protect it at any cost. Galwan is very close to Siachen Glacier. Siachen has a direct access, practically. Karakoram Highway is within its range. So India can play its role when the situation demands. So China wants to protect its occupation across the border. So that is why they started Galwan very selectively, so that they could suddenly surprise the Indian army and reach Siachen Glacier, and that would have been the end of story. So our salutes to Indian soldiers who protected Galwan with their lives. So it's not a small joke. It's not a political thing to be, to made fun of or to pass comments about Indian army or the current government. Some people are doing it. It's very unfortunate. So these soldiers protected India's future by giving their lives in Galwan. Have a close look. Just see Galwan and Siachen. Pangong Lake, you can see it's again a very sensitive area, hot springs, where China wants to cut the entire this section of Ladakh from India so that it has a very clear go along Karakoram and then along the CPAC. But luckily, some doings of China are now coming out to the help of India. China created a string of pearls. If you see the Gwadar port if you see on the extreme left, on the left extreme end of Pakistan, China has created Gwadar port for Pakistan, but it is actually a naval base which is under control of China. Same thing they did in Hambantota with Sri Lanka. This government of Myanmar was very kind to give access to China in Coco Islands, which is very close to Nicobar. Same thing is in Chittagong, where Chinese have access to Bay of Bengal in Bangladesh. So this area has created. सर थोड़ा हिंदी में भी थोड़ा जी हाँ। तो ये जो चीन ने पिछले कुछ दशकों में भारत को समुद्र के रास्ते से घेरने का भी प्रयास किया है। ग्वादर पोर्ट उन्होंने बनाया पाकिस्तान के लिए, आप देख रहे हैं एकदम लेफ्ट एक्सट्रीम में ग्वादर है। श्रीलंका के नीचे हम्बनटोटा है, कोको आइलैंड्स है जो म्यांमार ने उसको दे दिया, चिटगांग है बांग्लादेश ने उसको वहां प्रेजेंस दे दिया है। तो नतीजा ये है कि इंडिया के गले में एक तरह से फांसी का फंदा लग गया है कि जो इंडिया को सिक्योरिटी के लिए बहुत खतरनाक हो गया है। तो अब लकीली इसका जवाब जो है वो आ रहा है कि जो अभी हाल ही में आपने खबर सुनी थी कि कोको जो निकोबार और चेन्नई को एक ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ने का प्रधानमंत्री ने इनॉग्रेशन किया। ये कोई इसलिए नहीं था, लोग समझते हैं कि वहां जो रहने वाले हैं अंडमान निकोबार में उनको अब 2G की जगह 4G मिल जाएगा तो खुश हो जाएंगे। नहीं, ये मोदी गवर्नमेंट की, भारतीय रक्षा सेनाओं की, जो भारत की रक्षा में लगे हुए सोचने वाले हैं, ये उनकी नीति का हिस्सा है। ये जो ही ये इसके पूरा होते ही अब निकोबार अंडमान में जो इंडिया के डिफेंस फोर्सेस हैं उनके लिए फंक्शनिंग जो है एकदम आसान हो जाएगी। आप हैरान मत होइए कि आने वाले कुछ वर्षों में आपको ठीक ऐसी ही ऑप्टिकल फाइबर कलकत्ता से आती हुई भी मिलेगी और विशाखापट्टनम से भी आती हुई मिलेगी। और उम्मीद की जानी चाहिए कि अब जो भारत और ये अंडमान निकोबार जो है आने वाले वर्षों में एक भारत के लिए बहुत बड़ा नेवल बेस, मिलिट्री और एयरबेस, ये तीनों सर्विसेज का एक कॉमन बेस बनने जा रहा है, जिसमें उसके दोस्त देश जो हैं वो भी साथ रहेंगे।
और ये चाइना के लिए बहुत सेंसिटिव है। ये अंडमान निकोबार बिल्कुल मुहाने पर बैठा हुआ है मलक्का स्ट्रेट के। ये जो मलक्का स्ट्रेट आप नीचे देख रहे हैं, जो लाल लाइनें जो चल रही हैं, ये शिपिंग के रूट्स हैं। दुनिया के सारे शिप्स इधर से आते जाते हैं। चाइना का जो 60 से लेकर 80% इंपोर्ट और एक्सपोर्ट मलक्का स्ट्रेट में से होके उसके जहाज जाते हैं। कल अगर गालवान में चाइना ज्यादा गंभीर गड़बड़ करता है तो आप उम्मीद करिए कि भारत मलक्का स्ट्रेट को बंद करने की हालत में है और चीन का व्यापार, चीन का बिजनेस, चीन की इंडस्ट्री घुटनों पर आ जाएगी। और इसमें लकीली उसके साथ बाकी देश भी ज्वाइन कर रहे हैं, क्योंकि बाकी देश भी उससे दुखी हैं। ये पूरे दक्षिण, आप देखिए साउथ चाइना सीधा के रूट्स जा रहे हैं। तो चीन की बदमाशी को कंट्रोल करने के लिए इंडिया जो है अब अंडमान निकोबार को एक नए सेंटर के रूप में डेवलप कर रहा है। क्वाड के बारे में आपने अभी सुना है। क्वाड जो है फिर से जिंदा हो गया है। इंडिया, यूएसए, जापान और ऑस्ट्रेलिया, ये चारों ने मिलकर जो एक अपना गठबंधन नया बन रहा है, उसका मुख्य बेस अंडमान निकोबार होगा। और फिर आप देखिएगा कि चीन को घुटनों पर लाने के लिए ये जो ये स्ट्रेटेजी है इन चार देशों की, अब उसमें वियतनाम भी शामिल होना चाहता है, थाईलैंड भी शामिल हो रहा है, ब्रूनेई दुखी है, वो भी जाना चाहता है। तो उम्मीद की जाए कि आने वाले वर्षों में ये जो चीन की दादागिरी है तिब्बत पर कब्जा करने के बाद पूरे हिमालय पर्वत में, उसका एक जवाब भारत खड़े कर रहा है, जिसका असर दिखने लगा है। अब तिब्बत पर कब्जा करके चीन ने भारत के खिलाफ कई तरह के कदम उठाए हैं। आप ये जो क्रॉसेस देख रहे हैं, ये रफ क्रॉसेस हैं। ये सिर्फ ये दिखाने के लिए हैं कि भारत को तोड़ने के जितने भी देश विरोधी संगठन हैं, सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स हैं, उनके छापामारों को, उनके जो टेररिस्ट हैं, उनको ट्रेनिंग देने के लिए चीन ने तिब्बत में कई जगह कैंप लगाए। उनको शरण देता है, पैसा देता है, हथियार देता है, ट्रेनिंग देता है। और अभी आज की खबर अगर आपने पढ़ी हो, आज के अखबारों में है कि ये भारत सरकार ने परेश बरुआ, जो उल्फा का सरगना है, जो चीन के जेब में है बैठा हुआ, आज की खबर है, कल भारत ने अदालत को बताया है कि परेश बरुआ जो है चाइनीज, अभी तक तो चाइनीज मदद से पहले बांग्लादेश में और फिर म्यांमार में रह रहा था। अब वो शिफ्ट हो गया है कुनमिंग, चाइना के भीतर। सीधे जो चीन की तरफ से सीधा संदेश है भारत को कि भारत को तोड़ने में वो कैसे लगा हुआ है। तिब्बत का इस्तेमाल करते हुए चीन ने जो एक और खुराफात भारत के खिलाफ शुरू की, वो थी नक्सलवाड़ी आंदोलन। कम्युनिस्ट पार्टियां भारत की, दुर्भाग्य से जब 1962 का युद्ध हुआ तो कम्युनिस्ट पार्टियां जो भारत की हैं, उनमें आपस में बहुत झगड़ा हुआ। क्या था कि हम प्रो चाइना होंगे या प्रो सोवियत यूनियन होंगे। प्रो इंडिया होने का कोई उनके पास आइडिया नहीं था। उस वक्त जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया थी टूटकर सीपीआई और सीपीआईएम बनी। सीपीआईएम से फिर और भी आगे जो दूसरे जो वायलेंस में विश्वास करते हैं वो नक्सली शुरू हुए, सीपीआईएमएल। उन्होंने, अब आप देखिए जो नक्सल वॉल उन्होंने, मैं उसको नक्सल वॉल ऑफ चाइना कहता हूं, भारत में जो नक्सलवादियों ने ये जितनी डिस्ट्रिक्ट्स हैं, वो तिरुपति नेपाल से लेकर और पशुपति आंध्रा तक भारत के, इस बीच में उन्होंने ये नक्सली माओवादी आंदोलन खड़ा किया है। इसका मुख्य इरादा एक ही था, वो कि भारत के जो 7 राज्य हैं, जो भारत के राज्य हैं नॉर्थ ईस्ट के, उनको भारत से तोड़ देना। आप ये देखिए, ये भारत का आपको दिखाई दे रहा है, जो छोटा सा पॉइंट है नेपाल और बांग्लादेश के बीच में, जो भारत का 27 किलोमीटर चौड़ी ये जो पट्टी है, नक्सलवाड़ी यहाँ पर है। ये जो कहते हैं ना नक्सलवाड़ी आंदोलन गरीबों के लिए था, भारत के सर्वहारा लोगों के लिए था, ये बहुत फ्रॉड है। ये चीन की योजना के तहत ऐसी जगह से शुरू किया गया जो उस इलाके पर कम्युनिस्ट आंदोलन से उसको तोड़कर भारत के बाकी सब नॉर्थ ईस्ट राज्यों को एक हत्थे में काट कर अलग कर देने का था। ये तो भारत की जो सुरक्षा एजेंसियां हैं, भारत की पुलिस है, भारत के गांव वाले लोग हैं, उन लोगों का जीवट रहा कि नक्सली आंदोलन भारत में सफल नहीं हो पाया, वरना वो इसके लिए लगे हुए थे। अभी पिछले दिनों सीएए को लेकर आंदोलन चला,
उसमें बड़ी हस्तियां सामने आई। उसमें से एक आदमी जो शारजिल इमाम बहुत बड़ा हीरो बनकर निकला, वो चीन की जो पूरी कहानी है उसने, इसको कहते हैं लेटिंग द कैट आउट, उसने पूरा भंडाफोड़ अपनी बेवकूफी से कर दिया चीन के उस योजना का कि भारत को कैसे तोड़ना है। शारजिल इमाम ने दिल्ली में सीए के आंदोलन में खड़े होकर भाषण दिया कि भारत के मुसलमानों आओ हम मिल के वहां चलें ये चिकन नेक पर, नक्सलबाड़ी इलाके में, और सड़क को काट दें और भारत के राज्यों को भारत से अलग कर दें। ये कोई मजाक में पैदा हुई बात नहीं थी। ये कोई सीएए के जो आंदोलन के जो जिन लोगों को सताया जाता है मुस्लिम देशों में और वो बेचारे भागकर भारत आते हैं तो उनको शरण दी जाए, तो ये एक बहुत बड़ा षड्यंत्र इसको बताकर सीएए का आंदोलन खड़ा किया गया। भारत के बहुत सारे अखबार, पत्रकार, बुद्धिजीवी, उनको लगता है कि बड़ा महान काम था ये सीए आंदोलन की जो असली बखिया उधेड़ा जिसने उसको नंगा किया वो थे शारजिल इमाम। जब उसने आह्वान किया कि चलिए हम भारत के इन राज्यों को तोड़कर अलग कर दें, तो तब सुरक्षा एजेंसियों को समझ में आया। आपने अभी तक जितने लोग देखे हैं सीए के आंदोलन में गिरफ्तार किए गए हैं, वो बड़े ऑर्डिनरी आरोप उन पर लगे हैं। शारजिल इमाम पर जो आरोप लगा है और उसको जमानत नहीं मिल रही है, वो इसलिए नहीं कि वो बहुत बड़ा ह्यूमन राइट्स का खिलाड़ी है, वो भारत को तोड़ने के षड्यंत्र का पर्दाफाश उसके मुंह से हो गया, इसलिए वो फंस गया है। ये फिर वापस वही वो वाला पॉइंट है, आपको दिखाई दे रहा है। अब चीन वहां पर रेलवे लाइन लाना चाहता है यादोंग तक, जो डोकलाम है। आप इमेजिन करिए, चीन के इरादे ठंडे नहीं हुए भारत के खिलाफ। चीनी थिंक टैंक ने कुछ साल पहले एक बाकायदा पेपर जारी किया कि चाइना शुड ब्रेक इंडिया इनटू स्मॉलर पीसेस, जो खूब छपा दुनिया में। बाद में चीन सरकार ने बदमाशी की कि झट से अपने नेटवर्क से उसको उतार दिया, पाकिस्तान में डाल दिया। अभी वो अवेलेबल है, आप इसको कभी देखिए, ढूंढ कर देखिए कि चाइना शुड ब्रेक इंडिया टू स्मॉलर पीसेस, आप सर्च कीजिए गूगल पर, आपको मिलेगा। ये शी जिनपिंग सीज ब्रेकिंग अप इंडिया टू बी ऑफ ग्रेट बेनिफिट। आप जानते हैं गॉर्डन सी चैंग एक बहुत बड़े चाइनीज राइटर हैं और वो कम्युनिस्ट नहीं है, वो एंटी कम्युनिस्ट हैं, इसलिए वो चीन की सरकार को समझ कर अपनी बातें रखते हैं। अभी उन्होंने इंटरव्यू दिया है द वीक को, पिछले कुछ दिन पहले, आप देखिएगा 9 अगस्त का है, आप इसको पढ़िए, आपको पता लगेगा कि शी जिनपिंग चाहते हैं कि भारत के टुकड़े कर दिए जाएं, जो रोज मुस्कुराहट करके दिखाते हैं। तो ये जो कॉमन ड्रीम जो है चाइना का और पाकिस्तान का, ये है वो ड्रीम, ये इंडियन रंप स्टेट। इसका मतलब होता है कि जो बचा खुचा भारत कैसा होगा, ये नक्शा पाकिस्तान में जारी किया गया है, आज भी अवेलेबल है। आप जाकर देखिए, रंप स्टेट इंडिया अभी आपको मिल जाएगा, अगले 15 सेकंड में मिल जाएगा। और उसमें इंडिया क्या है, इंडिया छोटा सा वो जो उत्तर प्रदेश का एक हिस्सा है, मध्य प्रदेश का थोड़ा सा हिस्सा है, और वो न्यू इंडियन स्टेट है। उसके ऊपर खालिस्तान स्टेट है, इंडियन इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है जिसमें कश्मीर है पूरा, खालिस्तान स्टेट है और जिसमें हरियाणा और पंजाब और दिल्ली है, राजस्थान स्टेट है जिसमें गुजरात का एक हिस्सा और राजस्थान और मध्य प्रदेश का एक हिस्सा है, ग्रेट गुजरात है, वो एक अलग से देश है, साउथ इंडियन स्टेट्स का एक अलग देश है, बांग्लादेश देश है, आसाम स्टेट एक देश है, और आइलैंड्स जो हैं निकोबार अंडमान वो बांग्लादेश के हैं। ये योजना चाइना और पाकिस्तान की इकट्ठे है, और ये सब सिर्फ इसलिए संभव हो पा रहा है क्योंकि चीन ने तिब्बत पर कब्जा किया और भारत के बॉर्डर तक आकर हमारे घर के भीतर से हमें तोड़ने की कोशिश कर रहा है। तो इसलिए हमारे बहुत सारे मित्र हैं, मेरे तिब्बती बहुत मित्र हैं, विदेशी मित्र हैं, जो तिब्बत को ह्यूमन राइट्स का इशू मानते हैं। मैं उनको बताता हूँ, भैया नहीं, इंडियंस को समझना चाहिए कि तिब्बत की आजादी तिब्बतियों की प्रॉब्लम नहीं रह गई है। ये सिर्फ ह्यूमन राइट्स का इशू नहीं है। ह्यूमन राइट्स तो चैरिटी होती है, आपकी मर्जी है, चैरिटी कीजिए, आपकी मर्जी है नहीं कीजिए, दोनों हालत में आप अच्छे बंदे बने रहेंगे। लेकिन तिब्बत का जो इशू है वो कॉलोनाइजेशन का है। तिब्बत कॉलोनाइज्ड है और इट इफेक्ट्स द कॉलोनाइज्ड तिब्बत
seriously impacts India's security, and every Indian should be alert about it, should think of Tibet through this angle. Only then we will be able to do justice to Tibet and the people of Tibet who are sitting helplessly today, looking to the whole world for their help. So I think at the end, we reach this conclusion that a free Tibet is very essential for India's security, and India cannot afford sleeping. So I'm sorry for waking you up. Thank you. धन्यवाद विजय जी, बहुत ही अच्छा प्रेजेंटेशन दिया आपने। काफी नई नई बातें जानने को मिली है आज हमें। जो कुछ बातें हैं जो भारत की सिक्योरिटी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट थी, जो आज जो हमारी जानकारी में इजाफा हुआ है। मैं आगे का जो क्वेश्चन आंसर है वो शुरू करना चाहूंगा। विजय जी, जो प्रथम प्रश्न आता है वो है कि जो तिब्बत का जो मुद्दा है, ये मुद्दे को क्या हम विश्व पटल पर यूनाइटेड नेशंस में और जोरों शोरों से लेकर जा सकते हैं आने वाले समय में? जी, बिल्कुल। असल में यूनाइटेड नेशंस जहाँ तक बात है, उस दिन प्रधानमंत्री जी ने जब भाषण दिया यूनाइटेड नेशंस की वर्षगांठ पर, उसमें उन्होंने बड़े सीधे सीधे कहा कि यूनाइटेड नेशंस ने अपने आप को बहुत कमजोर कर दिया है और इररिलेवेंट करता जा रहा है। यूनाइटेड नेशंस में ऑलरेडी कम से कम 4 बार प्रस्ताव आ चुके हैं तिब्बत को लेकर। पहला जो प्रस्ताव था 1959 में, जब दलाई लामा भागकर भारत आए, जब चाइना ने वहाँ भयंकर हत्याकांड शुरू किया लोगों की अपराइजिंग को कुचलने के लिए, तो उस समय तकरीबन 80,000 लोग मार दिए थे चीनी आर्मी ने तिब्बत में। तो उसमें यूनाइटेड नेशंस में एक संस्था, यूनाइटेड नेशन से ही जुड़ी हुई संस्था है, जूरिस्ट की, उसने रिपोर्ट दी थी। और 1959 में, 1961 में, 1965 में यूनाइटेड नेशंस ने 3 प्रस्ताव पारित किए कि तिब्बत के ह्यूमन राइट्स में डिनायल बहुत गंभीर है और चीन को इस पर एक्शन लेना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य से भारत ने 1959 और 1961 में इसकी वोटिंग का बहिष्कार किया। नेहरू जी का कहना था कि आप चीन के पीछे क्यों पड़े हुए हैं, वो नेपाल तिब्बत में कोई बहुत खराफात करने के लिए नहीं, उनका कल्याण करने के लिए आया है। हम उसको प्यार से समझाएंगे, आप उसका पीछा छोड़ दीजिए चाइना का। लेकिन 1962 में जब उसी तिब्बत का इस्तेमाल करके, वहां की धरती का इस्तेमाल करके भारत पर चीन ने हमला किया, तब नेहरू जी को अचानक आंख उनकी खुली, उनके जो ज्ञान चक्षु जागे, उनको पता लगा कि ये जिस चीन में मैं इतना विश्वास कर रहा था वो तो बहुत ढोंगी और झूठा है। उसका सदमा उनको इतना लगा कि बेचारे बहुत लंबी देर झेल नहीं पाए और अगले 1 साल में गुजर गए। ये हमारा बड़ा दुर्भाग्य था। तो तब 1965 में जब ये प्रस्ताव दोबारा आया तो भारत ने पूरे दम के साथ इसको सपोर्ट किया। तो पहली बात तो ये संयुक्त राष्ट्र में स्कोप है। एक संयुक्त राष्ट्र ने एक और 1995 में प्रस्ताव पारित किया था कि तिब्बत में चीन की आइडेंटिटी को नष्ट किया जा रहा है, तो चीन के खिलाफ प्रस्ताव था, हम उसको रिवाइव करें। वो अभी पड़ा हुआ है प्रस्ताव, ठंडे बस्ते में, चीन ने आगे बढ़ने नहीं दिया। तो भारत को चाहिए कि इन सब प्रस्तावों को फिर से निकलवाए और उसको आगे बढ़ाए। दुनिया में बहुत सारे देश हैं जो भारत से कहीं आगे बढ़कर तिब्बत का समर्थन करते आए हैं। अमेरिका में बहुत सारे प्रस्ताव की जो कांग्रेस ने पारित किए हैं, और अभी जो एक उनकी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स ने प्रस्ताव पारित किया, जो भी एक उनकी फॉरेन अफेयर्स कमेटी उस पर स्टडी कर रही है, जो तिब्बत के समर्थन में है, दलाई लामा के इंस्टीट्यूशन के समर्थन में है। हमें उसको समर्थन देना चाहिए। यूरोपियन यूनियन की जो पार्लियामेंट है उसने 1995 में एक प्रस्ताव पारित किया था। 1999 में प्रस्ताव पारित किया था, जिसमें उन्होंने चीन सरकार को 3 साल का अल्टीमेटम दिया था
कि आप अगले 3 साल के भीतर दलाई लामा के साथ बातचीत करके तिब्बत की समस्या का हल निकालिए। अगर आपने नहीं निकाला तो हम यूरोपियन यूनियन की जो सदस्य सरकारें हैं उनको रिकमेंड करेंगे कि वो धर्मशाला में दलाई लामा की जो जो सेंट्रल टिबेटन एडमिनिस्ट्रेशन है उसको तिब्बत की निर्वासित सरकार घोषित करें। इससे ज्यादा बड़ा कोई कुछ कह सकता है क्या? यूरोपियन यूनियन ने किया था ये प्रस्ताव, तो भारत हर बार उसमें उन चीजों को बढ़ने से रोकता रहा है। आप पिछला रिकॉर्ड निकालिए, चीन के खिलाफ जितनी बार भी ह्यूमन राइट्स जो यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल है यूएनएचआरसी, उसमें मुझे 8 बार तो याद है, उसके बाद मैं काउंट भूल गया, 8 बार प्रस्ताव आया, अलग अलग देशों ने किया कि चीन के ह्यूमन राइट्स को पर सवाल उठाया जाना चाहिए, अध्ययन करना चाहिए, चीन से जवाब मांगना चाहिए। अब देखिए, चीन से जवाब मांगने के लिए प्रस्ताव है, जवाब मांग नहीं रहे हैं। That China should be discussed in the UNHRC. This was a resolution, and do you know, India opposed it, and unfortunately, India was on every 8 counts, at least 8 counts. India voted with Pakistan in support of China, and throughout in the history of United Nations, India has only voted on the same side as Pakistan only to support China. This is something we Indians should take seriously. If we are not ashamed of it, at least we should think about it. विजय जी, जो अभी जो मौजूदा समय में जो नक्सल का मूवमेंट जो चल रहा है, इसको अभी कुछ समय पहले भारत सरकार ने बहुत सारे ऐसे नक्सली जो नेता थे जिनको गिरफ्तार भी करवाया था, जिनके लिए बहुत बड़ा मूवमेंट भी चला था। तो इस नक्सल मूवमेंट में अभी कितनी गिरावट आई है और आने वाले समय में इसमें कितना बढ़ोतरी या फिर इसमें कटौती आने वाले समय में देख सकते हैं हम लोग? देखिए, मैं जो मेरी बड़ी पत्रकार के नाते सीमित ज्ञान है, मैं उसी के आधार पर बात करूंगा, क्योंकि भीतर की क्या स्थिति है वो हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज और सरकार, लेकिन जो कुछ बाहर जानकारी आती है और उसके हिसाब से मैं यूं कहूंगा कि नक्सल आंदोलन को सक्सेसफुल करने में चीन सरकार ने जो उससे बन पड़ा उसने पूरा जोर लगाया है, उसने कोई कमी नहीं छोड़ी है। और उसमें दुर्भाग्य से हमारी पहले तो सीपीएमएल वो तो खुद ही थी नक्सली, सीपीएम जो है हमारे सीपीएम के नेता उनका समर्थन करते थे, लेकिन पिछले कुछ साल से सीपीआई जो एक जमाने में रूस की दलाल हुआ करती थी, रूस की पिछलग्गू थी, सीपीआई ने पूरी तरह खुलकर वो फ्रंट डेस्क बन गई है नक्सलियों का। आप जाकर देखिए पूरे दंतेवाड़ा इलाके में, झारखंड के इलाकों में जहाँ नक्सली हैं, तो वहाँ ये जितने सीपीआई के लीडर हैं, सीपीआई के कार्यकर्ता हैं, वो सब उनके समर्थन में आंदोलन चलाते हैं, उनको दवा दारू पैसा और जो भी उनसे करते हैं। तो कोशिश पूरी हुई है, लेकिन सौभाग्य से भारतीय जनता जो है वो बाकी सबसे अलग हटकर वो बड़े मुकाबला करके खड़ी है। इन सब इलाकों में जो आदिवासी इलाके हैं उनमें आदिवासी जो लोग हैं उन्होंने नक्सलवाद को बढ़ने नहीं दिया है, अपनी जानें भी गंवाई, लेकिन वो डटे हुए हैं। सिक्योरिटी एजेंसीज की पोजीशन अब पिछले कुछ साल से कंपैरेटिवली बहुत अच्छी हो गई है। अब नक्सली बहुत ज्यादा कार्रवाई करने की हालत में नहीं है। अभी उम्मीद की जा सकती है अगर ऐसा ही जाता है तो अगले 2, 3, 4 साल में जो नक्सली आंदोलन है फिर वही उसी हालत में आ जाएगा जहां जो माओवादी आंदोलन है वहां पहुंच जाएगा, जो नक्सली आंदोलन 1960s में चलते मारा गया था। तो भारत में उम्मीद है कि अब ये खत्म होने की तरफ है, लेकिन उसके बहुत सारे जो समर्थक हैं दुर्भाग्य से उनमें वो लोग भी शामिल हो गए हैं, बहुत अच्छे पत्रकार, ह्यूमन राइट्स के प्रति समर्पित पत्रकार, वो समाज के लिए अच्छा सोचने वाले बुद्धिजीवी, लेकिन उनके दिमाग में वो एक तरह से वो डोमिनेट हो गया है कि वो उल्टा नक्सलियों का, माओवादियों का साथ देते हैं, उनके लिए धरना करते हैं, उनके लिए अदालतों में जाते हैं,
उनके लिए अखबारें बड़े बड़े एडिटोरियल और बड़े बड़े लेख छापती हैं। तो ये जो कामयाब हुआ है चीन भारत के बुद्धिजीवी वर्ग के एक हिस्से को इन्फ्लुएंस करने में, वो एक बहुत बड़ी चुनौती है भारत के सामने। नक्सली हथियार वाले नक्सलियों को तो पुलिस अब निपटने की सिचुएशन में आ गई, लेकिन ये जो देश को नुकसान पहुंचाने की मानसिकता रखने वाले अच्छे बुद्धिजीवी जो देशद्रोही नहीं है, लेकिन वो इंडियन एक्सप्रेस, हिंदुस्तान टाइम्स और इन तरह की अखबारों में संपादक जैसे स्तर पर बैठ जाते हैं और वो काम करते हैं जिसको वो समझते हैं कि अच्छा कर रहे हैं, पॉलिटिकली करेक्ट, लेकिन वो देश को तोड़ने में और नुकसान पहुंचाने में योगदान दे रहे हैं। ये अकल जिस दिन भारतीय बुद्धिजीवी वर्ग को आएगी, इस समस्या का बाकी हल भी उसी दिन होगा। विजय जी, जैसे हम देख सकते हैं जो बलोचिस्तान में जो वहां पर मूवमेंट चल रहा है लोगों का, वहां उसके साथ साथ जो अभी पाकिस्तान के सिंधु प्रदेश में भी एक मूवमेंट चल रहा है, तो क्या ऐसा कोई मूवमेंट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जो तिब्बत के जो लोकल लोग हैं वो उठ खड़े होकर चाइना की जो सरकार है वहां पर खुल के सामने आए? ऐसा कोई मूवमेंट हम आने वाले भविष्य में देख सकते हैं क्या? विजय जी, इन्हीं के सवाल में अपना एक छोटा सा और मैं सवाल जोड़ दूं, अगर आपकी आज्ञा हो तो। जैसे इन्होंने तिब्बत का कहा, वैसे ही मेरा प्रश्न ये है कि जो चाइनीज एग्रेशन का मुकाबला जैसे भारत में हो रहा है, कुछ हांगकांग में हम सुनने को मिलता है, तिब्बत के लोग जो भारत में निर्वासित रूप से रह रहे हैं वहां भी कभी कभी वो लोग कुछ आंदोलन प्रदर्शन कर देते हैं, तो क्या ये मंगोलिया और जो आपने कहा ईस्ट तुर्कमेनिस्तान वगैरह, वहां ये सब उन्होंने इसको एक्सेप्ट कर लिया है या कोई संभावना है, कोई स्पार्क है कि वहां से भी ऐसे कुछ आंदोलन उसके खिलाफ खड़े हों, चाइनीज एग्रेशन के खिलाफ, और एक उसको एनसर्कल किया जाए? जैसे कि आपने पर्ल्स का जिक्र किया, ऐसे चाइना भी तो एनसर्कल हो सकता है, तिब्बत और फिर तुर्कमेनिस्तान और फिर ऊपर मंगोलिया, फिर नीचे जो बाकी देश हैं, और फिर भारत भी साथ में और तिब्बत भी साथ में। जी बिल्कुल, आपने बहुत सही सवाल। जहां तक बात है कि जैसे बलूचिस्तान और सिंधु देश में आंदोलन हो रहा है, तो तिब्बत में इसकी क्या संभावना है? देखिए, तिब्बत में जो संभावना, एक स्तर पर तिब्बती जनता ने बहुत विरोध किया। 1949 में जब पहली बार चीन की सेना चामदो में घुसी पूर्वी तिब्बत में, उस वक्त वहां के लोगों ने उसका जमकर विरोध किया। वो एक अलग बात है कि वहां जो तिब्बत का अपना गवर्नर था, वो मैं उसे उसने लगभग वो काम किया जो चीनी चाहते थे, लेकिन वहां की जनता ने चीन का बहुत जबरदस्त विरोध किया, हथियारबंद विरोध किया। और जो हम लोगों की कल्पना से बाहर है, वहां के बौद्ध जो लामा भिक्षुणियां थी, उन्होंने तलवार उठाई, बंदूक उठाई और चीनियों के साथ दो हाथ किए और भयंकर चीनियों की नाक में दम रखा। लेकिन चीन के पास सेना बहुत बड़ी थी, टैक्टिक्स थी, रिसोर्सेज थे, तो ये आंदोलन बहुत काम नहीं आया। बहुत सारे लाखों जो तिब्बती थे वो मारे गए इसमें, बल्कि कुछ मौके तो ऐसे आए जो दुर्भाग्य से दुनिया ना जानती है ना जानना चाहती है, कि चीन की सेना ने हवाई जहाजों का इस्तेमाल करके मठों पर बम गिराए। ये खम प्रांत में ये किया उन्होंने, आमदो में किया। जी 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 बिल्कुल। सारे जो देश की जो सरकारें हैं उसकी खबर तक भी एंटरटेन नहीं की उन्होंने, वो एक अलग बात है। लेकिन तिब्बत में उसके बाद भी पूरा रेजिस्टेंस मूवमेंट चलता रहा है, अलग अलग रास्तों पर चला। जो हथियारबंद था वो कुछ देर चला, फिर अमेरिका ने उनकी मदद की। चूशी गांडरम बहुत बड़ी संस्था थी छापामारों की, देश प्रेमी क्रांतिकारियों की, तो उनको अमेरिका ने एक दौर में मदद की, तो वो उन्होंने बहुत काम किया वहाँ। लेकिन फिर अमेरिका ने चीन के साथ लव अफेयर शुरू हुआ, तो झटके में एक रात में अमेरिका ने हाथ नीचे खींच लिया। जो तिब्बती ये जो रेजिस्टेंस, आर्म्ड रेजिस्टेंस था, वो बहुत बुरी तरह खत्म हुआ। नेपाल की सेना का इस्तेमाल किया चीन ने और छापामारों को बहुत बुरी तरह मारा।
नेपाल उसका साथी रहा चीन का उस दौर में। भारत ने चूं भी नहीं की उस वक्त। और लेकिन तिब्बती जनता ने बहुत सारे आंदोलन किए हैं जो तकरीबन समझिए कि आज से 10 साल पहले तक तो होते रहे। लेकिन चीन जब वहां कंट्रोल बहुत ज्यादा हो गया तो आंदोलन, पब्लिक डेमोन्स्ट्रेशन जैसे 2008 तक हुआ जब चीनी ओलंपिक हुआ था, तब तक वो हुए। उसके बाद चाइना ने जो नई टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की, ये जो सीसीटीवी कैमरास जगह जगह पर, अगर लाखों कैमरा लगा देना तो मजाक नहीं, उन्होंने किया। हर आदमी पर कंट्रोल रखना और लोगों को पहचान के पकड़ लेना, ये सब किया। उसके बाद अगला दौर शुरू हुआ कि आत्मदाह का। आप सोचिए कि ट्यूनीशिया के एक दुकानदार ने, पटरी दुकानदार ने आत्महत्या की थी, अपने आप को आग लगाकर। कितने देशों में स्प्रिंग रेवोल्यूशन हुई थी, पूरा दुनिया हिल गई थी। तिब्बत में पिछले 8-9 साल में 153 का काउंट मुझे लास्ट याद है, 153 लोग आत्मदाह कर चुके हैं। आपने कभी भारत के किसी नेता से स्टेटमेंट सुनी आज तक? किसी ह्यूमन राइट्स वाले जो हैं यहाँ दुकान इतनी लंबी लंबी चलाते हैं, उनके मुंह से कभी आपने कोई बात सुनी? कोई नहीं उनके लिए बोला। तो नतीजा ये है, आज हालत ये है कि हर तिब्बती को चाइना ने, मैं जैसे अभी थोड़ी देर पहले बताया था, स्मार्ट कार्ड दे दिया जो रखना कंपलसरी है। एक गली से दूसरी गली जाइए तो दिखाना पड़ेगा। और नतीजा ये है कि हर तिब्बती जो है वो रडार पर है, चीनी उसके जो पीएसबी है उसके, और किसी डिमॉन्स्ट्रेशन के होने से पहले ही वो उसको कुचल देते। तो अब जो है वहाँ ये वाला आंदोलन जो है वो सिवाय आत्मदाह के उससे आगे नहीं बढ़ पा रहा है। अब जो आगे का जितना भी रेजिस्टेंस है वो बाहर से होगा। बहुत सारे तिब्बती संगठन है जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। टिबेटन यूथ कांग्रेस है, टिबेटन वुमेन एसोसिएशन है, पुराने जो चीन के कैदी थे तिब्बत में उनकी संस्था है गुचुसुम, वो काम कर रही है। फ्रेंड्स ऑफ टिबेट है, टिबेटन, ऐसे बहुत सारे संगठन है दुनिया भर में काम कर रहे हैं। हमें उन लोगों का समर्थन देना चाहिए, उनके साथ खड़े होना चाहिए। जहां तक बात उइगुर लोगों की, मतलब शिनजियांग ईस्ट तुर्किस्तान की बात है और इनर मंगोलिया की, वहां के लोग रेजिस्टेंस में बहुत तेज हैं। वो आज भी वहां रेजिस्टेंस ऐसा होता है कि 2009 में चीनी मजदूरों ने 3 उइगुर मजदूर ग्वांगडोंग शहर में लिंच करके मार दिए थे। मैंने उसका पूरा वीडियो देखा, किसी ने, चाइनीज ने ही पोस्ट किया कि ये देखिए हमने कितना अच्छा काम किया। उनको 3 उइगुर मुसलमानों को मार दिया लिंच। उसके जवाब में अगले कुछ दिन के बाद शिनजियांग में वहां के लोगों ने चीन के 200 से ज्यादा पुलिस वाले और जो उनके जो चाइनीज लीडर हैं उनको चाकू मार के मार डाला। लेकिन उसके बदले में 800 मारे चीनी सेना ने उइगुर लोग। तो इसका ये, इस हिंसा का हम समर्थन करें या नहीं करें वो एक अलग बात है, लेकिन उन लोगों में स्वतंत्रता का जज्बा जिंदा है, ये तो मानना वो है। यही बात इनर मंगोलिया में है, वहां आंदोलन चल रहे हैं, रोज चल रहे हैं, लेकिन दुनिया को खबर पहुंचती नहीं और दुनिया खबर जानना नहीं चाहती। ये बड़ा दुर्भाग्य है। भारत के जो पत्रकार हैं, भारत सरकार जब पत्रकार अपने तैनात करती है तो वो हिंदुस्तान टाइम्स, दूरदर्शन ने भी भेज दिया, लेकिन उन्होंने पत्रकार के बजाय एक समझदार आदमी है जो, लेकिन वो सरकारी ऑफिसर हैं। तो किसी चीन के एक्सपर्ट को आप पत्रकार बनाकर भेजिए, ये कोई परंपरा ही नहीं है। और चीन की पूरी फौज बैठी हुई है पत्रकारों के नाम पर भारत में, जो हर चप्पे चप्पे पर फैली है। आप कश्मीर सरकार का एक्रेडिटेशन लिस्ट निकालिए तो आपको चाइनीज पब्लिकेशन के एक्रेडिटेड कॉरेस्पॉन्डेंट लोकल कश्मीर वैली में मिलेंगे। ये हद हो रही है ना। क्या रेसिप्रोसिटी इंडिया को मिलती है वहां पर? तो ये है, तिब्बतियों की बात है, उइगुर लोगों की बात है, मंगोल्स की बात है, हांगकांग वालों की बात है। वो हमारे भरोसे नहीं बैठे हैं, वो अपनी जान लगाकर लड़ रहे हैं। हमें कितनी गैरत है कि हम उनके साथ खड़े हो सकें, ये सवाल हमारे लिए। विजय जी एक प्रश्न। धन्यवाद विजय जी। जी, जो तिबेटियंस हैं
चाइना के वहां पर आने के बाद क्या उनकी जो लाइफस्टाइल है वो इम्प्रूव हुई है क्या? और अगर है तो ये जो अगर कह रहे हैं कि वो प्रोपेगेंडा है एक कि तिबेटियंस हैं जो कि चाइना के आने के बाद जो उनका लाइफ जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो इंक्रीज हुआ है क्योंकि वहां पर रोड ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था वगैरह काफी अच्छी हुई है, तो इस पर आपका मत क्या है? एक बार मैंने ऑल इंडिया रेडियो पर भारत के एक सांसद थे जो उस कोटे में से आते थे, पता नहीं वो कोटा अभी है कि नहीं, वो एंग्लो इंडियन कोटे से। मैंने ऑल इंडिया रेडियो पर उनकी उनका एक टॉक सुनी थी, क्योंकि मैंने खुद सुनी थी, इसलिए मैं ये मत समझिए कि मैं कोई झूठ बोल रहा हूँ या इमेजिनरी है। उन्होंने से अंग्रेज सरकार का धन्यवाद कह रहे थे कि उन्होंने हिंदुस्तान को सभ्यता दे दी, हिंदुस्तान को रेलवे लाइन दे दी, जिसकी वजह से आज हिंदुस्तान यहाँ खड़ा है। ये राष्ट्रपति, भारत के राष्ट्रपति की ओर से नॉमिनेटेड एंग्लो इंडियन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इंडिया के बोल रहे थे ऑल इंडिया रेडियो पर। रिकॉर्ड में होगा, निकाल के देख लीजिए, मिलेगा। तो ऐसी सोच जो है वो चाइना सरकार वही प्रोपेगेंडा उसी नजरिए पे करती है कि हमने तिब्बत में सड़कें बना दी हैं बहुत अच्छी, हमने वहां पर बहुत अच्छे स्कूल खोल दिए हैं। असलियत में जाकर देखिए वो सड़क इसलिए है ताकि चीनी पुलिस, चीनी फौज तिब्बतियों को पकड़ने के लिए जल्दी पहुंच सके। मतलब बनाई भले ही उसके लिए नहीं थी, लेकिन वो वहां की आर्मी के लिए, पुलिस के लिए, वहां से जो लाखों हान चीनी नागरिक लाकर जबरदस्ती फैला दिए, बसा दिए तिब्बत में। आखिर उनको भी तो वो जानवर तो नहीं है। पहले एक चीनी को जब ऑर्डर होता था कि तुम्हारी ड्यूटी लहासा में लग रही है, तो वो बेचारा रोने की हालत में आ जाता था। क्यों? उसको कम से कम एक तरफ 4 दिन की जर्नी होती थी, और कभी घर में मातम हो गया, कुछ हो गया, खुशी हुई, महीने की साल की छुट्टी में जाएगा, तो वो वापस 4-5 दिन की बड़ी जान तोड़ने वाली यात्रा होती थी। चीन ने बुलेट ट्रेन लगा दी। अब ये है कि आप 48 घंटे के भीतर घर जाके, चीन का जो सबसे दूर है आपका इलाका, वहां घर जाके वापस आ सकते हैं। तो चीन ने बड़ा एहसान किया तिब्बत पर के बुलेट ट्रेन लगा दी, और उसका परिणाम ये निकला कि वो जो चीनी जिसको डर लगता था वहां जाने में, वो वहां परमानेंटली रहने को राजी हो गया। तो तिब्बत का डेमोग्राफिक कॉलोनियलाइजेशन करने के लिए ये सड़क, ये हवाई अड्डे, ये रेलगाड़ी, ये सारी सुविधाएं हुई। भारत के एक बड़े इज्जत वाले पत्रकार हैं एन राम, वो मालिक हैं द हिंदू अखबार के। मैं नाम लेके कह रहा हूँ, नाम लेकर कह रहा हूँ। वो हिंदू के मालिक हैं, कॉमरेड हैं पुराने, मेरी यूनिवर्सिटी के पढ़े हुए हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी के। लेकिन उस वक्त नक्सलियों के साथ खड़े होते थे। क्यों? वो अफोर्ड कर सकते थे, रईस बाप के बेटे थे, लेकिन क्रांतिकारी की बात करते थे। आज मालिक हो गए अखबार के, तो चीन जो जो बकवास बोलता है उसको छापते हैं वो पूरे श्रद्धा से। तो वो चीन सरकार ने एन राम को कई बार तिब्बत की यात्रा पर बुलाया, टूर गाइड की तरह, कि भारत के पत्रकारों को लाओ, क्योंकि उनको प्रोपेगेंडा दिखाना है। तो उनके टूर गाइड एन राम, मालिक द हिंदू हुआ करते थे। वो चीन ने जिनको प्रभावित करना होता था, पॉलिटिशियंस को, थिंक टैंक वालों को, उनको भी ले जाते थे। एक बार वो ले गए ये मोहन गुरुस्वामी, अगेन मैं नाम ले रहा हूँ, और एक वो रॉ के चीफ थे, मुझे नाम याद नहीं आ रहा। इन दोनों को ले गए, तो उनके साथ एन राम भी ट्रेवल कर रहे थे। पहले चीन गए, फिर तिब्बत गए, और उन्होंने वहां से डिस्पैच जो भेजे, तो मोहन गुरुस्वामी लिख रहे हैं कि तिब्बत में जो तरक्की हुई है वो कमाल की है। यहाँ के तिब्बती जो हैं खुशहाल हैं, प्रसन्न हैं। यहाँ के अखबार, यहाँ के सड़क देखिए, बिल्डिंग्स देखिए, घर देखिए, मॉल्स देखिए, कमाल के हैं। तो जब मैंने वो पढ़ा, जब वो भारत लौट कर आए, तो मैंने उनको फोन किया। मैंने कहा, मोहन भाई आपसे बात करनी है, आप तो तिब्बत होकर आए हैं, तिब्बत हमारे इंटरेस्ट का सब्जेक्ट है, तो आपसे कुछ बात करनी है। तो तुरंत वो बोले, अरे यार विजय भाई, तुम ना अपने इस दलाई लामा को समझाओ कि जाके एक बार देखे तिब्बत को, कितनी तरक्की हुई है, तिब्बती कितने खुश हैं,
कितने बढ़िया मॉल्स हैं, कैसी कारें हैं, कैसे घर हैं, तो दलाई लामा को अकल आ जाएगी। तो मैंने कहा मोहन भाई ये मैं अभी जाके उनको बताऊंगा अगर मेरी सुनेंगे, लेकिन उससे पहले मुझे सिर्फ एक सवाल का जवाब दे दो। आपने ये जो खुश तिब्बती देखे, वो कारों में थे, मॉल्स में थे, घरों में थे, कैन यू डिफरेंशिएट बिटवीन ए टिबेटन एंड ए चाइनीज फेस? आर यू श्योर that the happy man in the street was a Tibetan and not a Chinese? तो तुरंत बोली अरे यार विजय भाई सॉरी यार मुझे सोचने दो, मैं नहीं मेरा ख्याल है कुछ गड़बड़ है। कैन यू बिलीव आइडेंटिकल हुआ। और रॉ के जो चीफ थे रिटायर्ड, उनको भी मैंने फोन किया, मैंने कहा भाई साहब आप होकर आए तो आपसे बात की जाए। तो उन्होंने भी वही कहा यार योर दलाई लामा शुड अंडरस्टैंड हाउ मच प्रोग्रेस इज देयर। तो मैंने उनसे पूछा कि आप तो रॉ के चीफ रहे हैं, आप तो बहुत विद्वान आदमी हैं, आप कैन यू डिफरेंशिएट बिटवीन ए टिबेटन एंड ए चाइनीज? बोले तुम कर सकते हो। मैंने कहा मैं एक चाइनीज को छोड़ दो, मैं तिब्बती जो उत्सांग का है, खम का है, अमदो का है, 80% मामलों में मैं उनको आपस में भी आइडेंटिफाई कर सकता हूँ। मेरी बात छोड़ दो, आप बताओ कि वो जो ड्राइवर आपने कार बड़ी बढ़िया गाड़ी में देखा वो तिब्बती था क्या? तो बोले सॉरी विजय आई विल हैव टू थिंक अगेन। मतलब आई सैल्यूट टू देम कि उन्होंने ये माना कि हाँ ये कहीं गड़बड़ हो गई है। लेकिन ये भूसा किसने भरा उनके दिमाग में? एन राम ने। तो भाई साहब ये जो तरक्की पाकिस्तान चाइना में हुई है, तिब्बत में हुई है, इसमें कोई शक नहीं है। वहां की सड़कें ऐसी हैं, मैं गोरमो से मैं देखना चाहता था कि जिस सड़क पर, जिस रास्ते में रेलवे लाइन बन रही है वो कैसा इलाका है, मैं सिर्फ देखना चाहता था। 1200 किलोमीटर की मैंने बस में यात्रा की। विल यू बिलीव मी कि एक आफ्टरनून को मैंने शुरू किया बस में और अगली आफ्टरनून तक मैं वहां पहुंच गया लासा में। वो बस रास्ते में सिवाय 3-4 जगह के थोड़ी देर खाने के लिए रुकी, बाकी जगह उसमें 3 ड्राइवर थे जो बारी बारी से 2 लोग सोते थे, एक ड्राइवर उठ के उसकी जगह आ जाता था। और वो बस और सड़क इतनी शानदार थी। तो ये सड़कें बहुत अच्छी हैं। भारत की जो सीमा है लद्दाख से शुरू कीजिए। मैं 1992 में इंडिया टुडे ने मुझे भेजा था जब बॉर्डर ट्रेड शुरू हुआ लिपू लेख इलाके में, वहां जाने के लिए। मेरे बाकी रिपोर्टर साथी इसलिए नहीं जाना चाहते थे, यार एक दिन पैदल चलना पड़ेगा, कौन जाए, छोड़ो। तो वो ड्रॉप कर रहे थे, मैंने कहा नहीं मैं जाऊंगा। बोले एक दिन पैदल चल लोगे? मैं कहा हाँ। धारचूला से गुंजी और उसके आगे तक 8 दिन लगे एक तरफ पैदल चलने में। 8 दिन, कैन यू इमेजिन? 8 दिन पैदल चलकर, और मेरा सुबह उन्हीं जूतों में उन्हीं कपड़ों में मैं चलता रहा पूरा दिन। तो मैंने रास्ते में फौजी मिले इंडियन, वो भी मेरी तरह चल रहे थे। मैंने उनसे पूछा भाई साहब ये सड़क आप लोगों ने सड़क क्यों नहीं बनाई, ऐसा क्यों जा रहे हैं? वो बोले साहब सरकार की नीति है कि इस इलाके में सड़क नहीं बनानी है, अगर सड़क बनाई तो चीनी हमारी सड़क को लेकर और भारत में घुसाएंगे। मैं वापिस आया, शेखर गुप्ता मेरे एडिटर थे। मैंने कहा शेखर यार बड़ी अच्छी स्टोरी है कि भारत सरकार ने वहां सड़कें नहीं बनाई और ये हाल है, हमारे फौजी जो है खच्चर लेके और कंधे पर बोझा लेके और कई दिन चलते हैं बॉर्डर तक, तो लेट अस डू ए स्टोरी ऑन इट। तो वो मुझे कहता है इसमें गलत क्या है? वो सही है पॉलिसी, अगर हमने सड़क बना दी तो चाइनीज घुस आएंगे। नहीं भाई नहीं, इट्स ए नॉनसेंस स्टोरी। ये हमारे विद्वान लोग हैं भारत के, ये अप्रोच रही है भारत की। दुर्भाग्य से ये इसलिए रही कि सरकारें भी वैसी थी, मानसिकता ऐसी थी। तो हमने तो यहाँ कुछ किया नहीं। आज मोदी जी 76 रोड्स बना रहे हैं, 76 में से ज्यादातर कंप्लीट हो चुकी हैं। उनका जो मैंने बयान देखा कि भारत की हर चौकी को सड़क से जोड़ना है, मेरा फौजी आराम से वहां जाए, आज आ सके। ये नई नीति है। अब क्या करेगा चीन? अब वो भारत में घुस आएगा क्या? तो ये सब लीडर की जरूरत होती है, राष्ट्रीय सोच की जरूरत होती है। वो सोच बदल गई है, अब बहुत कुछ परिवर्तन हो रहा है, अब धीरे धीरे हो रहे हैं, देखते हैं। लेट अस होप समथिंग गुड हैपेंस। जी जी विजय जी, आज जो आज का हमारा जो कार्यक्रम था वो जो जम्मू कश्मीर अध्ययन केंद्र गुजरात प्रांत द्वारा जो चाइना इंडो सीरीज पर जो शुरुआत किया है उसका तीसरा अध्याय था।
पहले 2 अध्याय में, जिसमें प्रथम अध्याय आलोक बंसल जी का था, दूसरा श्री शक्ति सिन्हा जी का था, आज आपका था। तो अभी तक ये पूरे अध्याय में हमसे फेसबुक के माध्यम से कुल 10,000 से ज्यादा लोग ने जुड़ा हुआ है और डायरेक्टली और इनडायरेक्टली 10,000 लोगों ने ये वीडियोस व्यू किए हैं और लोगों में काफी इसमें उत्साह देखने को मिल रहा है। तो प्रश्नोत्तरी का जो सेशन था वो यहाँ तक हम लोग सीमित रखते हैं। आज हमारे साथ जितने भी कॉलेजेस वगैरह सब जुड़े हैं, उन सभी का हम जम्मू कश्मीर अध्ययन केंद्र गुजरात की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं। आने वाले अगले हफ्ते जो अगला रविवार है, वो इसी विषय को लेकर जो भारत चाइना की जो सीरीज चल रही है, इसमें जो चौथा अध्याय आने वाला है वो किसी और नए हमारे जो भी इंडिया चाइना के मामले में जो भी जानकार व्यक्ति होंगे उनको शामिल करेंगे हम। तो फेसबुक पर अब हम इतना तक सीमित रखेंगे। विजय जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।